आज हमें न्यूमेरिकल्स करने थे। नया चैप्टर है नेशनल इनकम एंड इट्स कैलकुलेशन। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? देखो, इसमें मेनली 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। आप मेरे साथ साथ नोट कर लो तीनों मेथड के नाम। फर्स्ट मेथड होता है बेटा प्रोडक्शन मेथड, या इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है इनकम मेथड, और थर्ड होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड से। और इनकम मेथड से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है तो कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं, बहुत ध्यान ध्यान से सुनना। इनकम मेथड में फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जिसको कि शॉर्ट में बोल सकते हैं हम एनडीपी एफसी। ये फर्स्ट स्टेप होता है। एनडीपी एट एफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखो बेटा, अब हमारा इनकम मेथड है। आप सोचो कि कंट्री में इनकम, जो लोग करोड़ों लोग हैं इनकम कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं? इनकम कमाने का एक तरीका तो होता है इनकम फ्रॉम वर्क। इनकम फ्रॉम वर्क का मतलब होता है जो कहीं नौकरी करके पैसे कमाते हैं, जॉब करके पैसे कमाते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनकम कमाने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टी से इनकम, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप जानते हो बेटा, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी से भी पैसे कमाते हैं बगैर कुछ मेहनत किए। और प्रॉपर्टी से इनकम का एक दूसरा नाम भी होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और इनकम कमाने का एक तीसरा तरीका भी होता है इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ लोग होते हैं अपना कोई छोटा मोटा काम करते हैं, दुकान करते हैं या कोई फैक्ट्री खोलते हैं छोटी मोटी, वो हो गया इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक दूसरा नाम भी होता है मिक्स्ड इनकम। और इनकम का एक फोर्थ कंपोनेंट और होता है, वो होता है बेटा इम्प्यूटेड रेंट imputed rent and imputed value of production for self consumption। देखो, ये तो सारे आपको क्लियर ही है। इम्प्यूटेड रेंट का क्या मतलब होता है बेटा?
आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स के पास एक मकान है। वो मकान मिस्टर एक्स ने किसी को रहने के लिए दे दिया रेंट पे, तो मिस्टर एक्स को रेंट मिलेगा। लेकिन अगर मिस्टर एक्स किसी को रहने के लिए ना दे, बल्कि वो मकान में खुद ही रहे, तो फिर तो रेंट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स ये कहती है भाई, मकान में आप खुद रहते हो या आप किसी को रेंट पे देते हो, कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई मकान में रह रहा है। तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है, इम्प्यूटेड का मतलब है कि अगर आप अपने मकान में रहते हो सपोज, और आप अगर उस मकान को रेंट पे दे दो, तो आपको 20,000 रुपए का रेंट मिल सकता है। लेकिन आप क्योंकि खुद रहते हो अपने मकान में, तो आपको इसलिए अपने मकान का रेंट नहीं मिल रहा। लेकिन जो 20,000 रुपए रेंट बनता है आपके मकान का, उसे भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन का मतलब होता है, कई बार ये नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। जो किसान लोग होते हैं बेटा, जो भी प्रोडक्शन होता है ना उनका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका एक बड़ा हिस्सा तो वो मार्केट में बेच देते हैं, तो उनको इनकम हो जाती है। और एक हिस्सा वो अपने घर में रख लेते हैं, अपने और फैमिली की ज़रूरतों के लिए। उससे पैसे नहीं मिले उनको, लेकिन कंट्री में तो सामान का प्रोडक्शन हुआ है ना। अब मान लो कि एक किसान ने जो अपने कंजम्पशन के लिए अपनी ही प्रोडक्शन को अपने घर में रख लिया, उसकी वैल्यू बनती है सपोज 1,00,000 रुपीज, तो वो 1,00,000 रुपीज कहलाएगी इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का एक दूसरा नाम और भी होता है, डोमेस्टिक इनकम। यानी कि आप डोमेस्टिक इनकम बोलो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, जो इनकम फ्रॉम वर्क है ना, जिसको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी कहा जाता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल दो, या सीओई यानी कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो फिर इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इधर देखो ध्यान ध्यान से। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि नौकरी करने के बदले में वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर कंपनी से क्या क्या मिलता है। उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है कैश, मतलब एम्प्लॉय को जो कैश मिलता है। और कैश किस किस नाम से मिलता है, सैलरी के नाम से मिलता है एक तो, और वेजेस के नाम से भी मिल सकता है, और बोनस के नाम से भी मिल सकता है, और कैश क्या मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंस का मतलब होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश दे रहा है किसी स्पेशल पर्पज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ये सैलरी वेजेस वगैरह तो देता ही है, इसी के साथ साथ हर महीने 10,000 रुपीज देता है एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उसे कहा जाएगा एजुकेशन अलाउंस। या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सपोज 20,000 पर मंथ एक्स्ट्रा देता है, जिससे कि एम्प्लॉय अपना मकान किराए पे ले सके, तो उसे कहा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। समझ गए। मतलब अलाउंस जो होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, ये भी कैश में ही मिलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कैश के अलावा पर्क्स। पर्क्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर कई बार अपने एम्प्लॉय को ना कुछ फैसिलिटी दे देता है फ्री में, कैश तो देता ही है, कुछ फैसिलिटी दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए रेंट फ्री हाउस दे दिया, कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान दे दिया रहने के लिए और कोई रेंट नहीं ले रहा, तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट है ना। तो उस मकान का जो रीजनेबल रेंट बनता है वो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड किया जाएगा। और क्या हो सकता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दी एम्प्लॉय को, एटसेट्रा। और थर्ड होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी
स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब होता है कि अगर मान लो एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आती है या इसकी डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय जॉब करने के लिए परमानेंट इनकैपेबल हो जाता है, तो फिर एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए एम्प्लॉयर अपने पास से कुछ पैसे निकाल के अलग रखता रहता है, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो एम्प्लॉय को दे देता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय हेल्दी है पूरा और वो 60 साल का हुआ तो रिटायर हो गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सपेंस तो होने ही है। तो उस एक्सपेंसेस के लिए भी एम्प्लॉयर क्या करता है, अभी से कुछ पैसे निकाल के अलग रखता रहता है। वो भी क्या कहलाता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एग्जाम्पल के लिए पेंशन फंड हो सकता है। पेंशन नाम सुना ही होगा आपने। प्रोविडेंट फंड हो सकता है, प्रोविडेंट फंड सुना होगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका भी तरीका होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो रेंट। रेंट आपने सुना ही होगा। अगर आपका कोई मकान या प्रॉपर्टी है तो किसी को यूज करने के लिए दे दो, बदले में वो आपको मंथली पेमेंट करेगा, जिसे रेंट बोला जाता है। सेकंड, इनकम, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी तो प्रॉपर्टी से ही मिलता है ना। अगर हम अपने प्रॉपर्टी जो कैश फॉर्म में है उसे बैंक में डिपॉजिट कर दे तो बैंक वाले हमें कुछ इनकम देते हैं, जिसे इंटरेस्ट बोलेंगे। एक होता है बेटा रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे आपने कोई इंटेलेक्चुअल जॉब किया, मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई डिजाइन बनाया, है ना, तो उस डिजाइन के बनाने या सॉफ्टवेयर के बनाने के बदले में आपको जो इनकम मिलेगी वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सुना ही है ना। और प्रॉफिट के पता है 3 पार्ट किए जाते हैं हमेशा, ये आप जानते हो पहले से। कौन कौन से पार्ट होते हैं प्रॉफिट का? सबसे पहला पार्ट जो प्रॉफिट का होता है वो गवर्नमेंट ले लेती है, जिसे कहा जाता है कंपनी प्रॉफिट टैक्स। और प्रॉफिट का एक दूसरा हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड, या दूसरा नाम होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी खुद अपने पास रख लेती है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, या इसका दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इसका एक तीसरा नाम भी होता है, वो होता है बेटा सेविंग्स ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले आपको समझने हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हो, पहले भी कर चुके हो कई बार। एक वर्ड होता है नेट। नेट क्या होता है बेटा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा वर्ड नेशनल। नेशनल इक्वल टू होता है डोमेस्टिक, ये आप थ्योरी में पढ़ भी चुके हो पहले, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एक तीसरा फॉर्मूला, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। या ऐसे बोल दो, फैक्टर कॉस्ट इक्वल मार्केट प्राइस
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एक फोर्थ पॉइंट और छोटा सा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते थे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या इसको ऐसे बोल दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और देखो, इतना समझने के बाद है ना, अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनकम मेथड पे, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे। और एक स्पेशल पॉइंट और ध्यान रखना है बस। स्पेशल पॉइंट क्या है वो? ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। ये आपने पहले पढ़ा भी था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ये ध्यान रखना है। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, जितना हमने किया है आपको आना जरूरी है। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट compensation of employees। और हमें दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी 1000 रुपीज, बोनस 500 रुपीज, और फ्री मेडिकल फैसिलिटी 400 रुपीज। और फिर दिया हुआ है हमें एम्प्लॉयर्स contribution to social security schemes 200 रुपीज। और फिर दिया हुआ है हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज। और एक और दिया हुआ हमें ट्रैवलिंग अलाउंस 50 रुपीज। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व करना है। तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे नोट करके सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना है। हमें निकालना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स मिले अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। वेजेस एंड सैलरीज मिली, ये तो आएगा। बोनस मिला है, ये भी आएगा बेटा, कैश में मिलता है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिली, ये भी एम्प्लॉय को फायदा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी एम्प्लॉय को ही फायदा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला, यानी कि एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर ने कैश दे दिया, तो ये भी एम्प्लॉय को बेनिफिट है। लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस, क्या ये भी एम्प्लॉय को बेनिफिट है? आप जानते हो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अलाउंस दे रहा है, मतलब कैश दे रहा है। किस लिए दे रहा है? ट्रैवलिंग करने के लिए।
और ये ट्रैवलिंग है ना हमेशा ऑफिशियल पर्पस के लिए होती है। कई बार ना एम्प्लॉय का ऐसा जॉब होता है कि उसे अपनी कंपनी के काम से या ऑफिस के काम से कहीं इधर उधर जाना पड़ता है, तो इधर उधर जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसके लिए एम्प्लॉयर ये वाला अलाउंस देता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, जैसे सेल्समैन होते हैं, वो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए घूमते रहते हैं ना, तो उनका घूमने में भी तो पैसा खर्च होता है, किराया लगता है। ये वो वाला अलाउंस है बेटा, मतलब जो पैसे खर्च हुए एम्प्लॉय के ऑफिस के कामों से आने जाने में वो पैसे दिए हैं, तो इसमें एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर? तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया हमारे पास 2200 रुपीज। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप साथ साथ नोट कर लो क्वेश्चन मेरे। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। और हमें दिया हुआ बेटा रेंट 1000 रुपीज, इंटरेस्ट 500 रुपीज, रॉयल्टी 2000 रुपीज और प्रॉफिट 400 रुपीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ चलो मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ, डिविडेंड 100 रुपीज। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करिए। 2 मिनट्स का टाइम है। चलिए बेटा क्या आंसर आया? ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। और ये जो डिविडेंड है ये तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो अगर हमने प्रॉफिट ले लिया तो डिविडेंड को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आंसर आ गया हमारा 3900। ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। कैलकुलेट, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम, जानते हो ना आप? और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सपोज 5000, बोनस 100 रुपीज, ऑपरेटिंग सरप्लस 4000 रुपीज, मिक्स्ड इनकम 2000 रुपीज, फिर इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ occupied houses 500 रुपीज। करिए बेटा से सॉल्व, नोट करके। 2 मिनट का टाइम है, हमें निकालना है एनडीपी एफसी या बोल दो डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए इसको टैली कर लेते हैं। एनडीपी एफसी में बेटा एक तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा, है ना,
और बोनस बोनस आएगा क्या? बोनस तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, और मिक्स्ड इनकम भी आता है, और इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ये भी आता है। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया हमारा? 11,500। यही था आंसर बेटा। ठीक है बेटा जी। अच्छा, जितना हमने आज किया ना बेटा, ये सारे फ्लो चार्ट आपको अच्छे से देख लेने हैं, और ये आपको अगर अच्छे से आपने कर लिए, याद कर लिए, समझ में आ गए, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इनकम मेथड पे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय।